नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 सितंबर 2023 के साइंस एंड टेक एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज चूंकि संडे है तो एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश होता नहीं है। साइंस एंड टेक की देखिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। विक्रम लैंडर, देखिए चंद्रयान 2 जो 2019 में मून के सरफेस पे गया था, साउथ पोल पे, उसमें से जो विक्रम लैंडर निकला था प्रज्ञान रोवर को लेके, वो विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर गया था, क्रैश हो गया था मून के सरफेस पे। तो कौन सी तीन गलतियां थी जिनकी वजह से वो क्रैश लैंडिंग किया था? तो ये तीन गलती बताई जा रही थी। एक्स्ट्रा डिस्पर्शन होना, गाइडेंस सिस्टम का ठीक तरीके से काम नहीं होना और कंट्रोल सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना। इन तीनों गलतियों को चंद्रयान 3 में ठीक किया गया। एक इंजन की बजाय, एक सेंट्रल इंजन की बजाय दो सेंट्रल इंजन यहां पे लगाए गए। जो लैंडर के पैर हैं उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग किया गया। तो ये सारी गलतियों को यहां पे सॉर्ट आउट किया गया, ठीक किया गया और चंद्रयान 3 में हमें सक्सेस मिली। तो किस प्रकार से यहां पे पूरी चीजें हुई इसके बारे में एक डिस्कशन है। फिर ऑर्फन डिजीजेस क्या होती है इस बात को लेकर एक आर्टिकल है। फिर अगर आज करंट अफेयर्स की आप बात करो तो करंट अफेयर्स में G20 भरा हुआ है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को यहां पे क्लिंच कर लिया है इंडिया, ये क्लेम कर रहा है। अब उसके साथ साथ बाकी न्यूज़ेस भी G20 से भरी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को यहां पे लॉन्च किया गया है क्लीन एनर्जी के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का बोलना है। फिर फाइनेंस ट्रैक के रिस्पेक्ट में G20 की कंट्रीज के प्लेटफॉर्म को यूज करके क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रिफॉर्म्स, इनके बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर भाई G20 के लीडर्स के जो डिक्लेरेशन नोट्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि और फाइनेंसिंग की जरूरत होगी ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करने के लिए, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने EU और US के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। क्या नाम है इसका? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये क्या है, इसको लेके एक आर्टिकल। ये सब कहीं ना कहीं G20 से जुड़े हुए हैं, चाहे इंडिया सऊदी अरेबिया वाला हो, ये भाई आपका फाइनेंस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, और या फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो। ठीक है। एक इससे अलग आर्टिकल है कि वेस्ट बंगाल अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आया और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो ये क्या, इसको देखेंगे। और एक एंड में और आर्टिकल है, वो है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री आस्क्ड टू स्टेट ब्रिंग ऑल डाटा अंडर वन प्लेटफॉर्म। केंद्र की सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने राज्य की सरकारों से बोला है कि आप विद्या समीक्षा केंद्र खोलो और एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी डाटा हो, चाहे फिर वो पीएम पोषण स्कीम का हो, यूडीसे का हो, ये सब ओवरऑल इस विद्या समीक्षा केंद्र के पोर्टल में अपलोड होना चाहिए। ये क्या है, मैं कह सकता हूं एक अलग प्रकार का ई गवर्नेंस का, डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव है, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है गुड गवर्नेंस के लिए। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में बात करें तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ टोटल डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। एक एक करके सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले भाई एडिटोरियल से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ओके। टोटल 66 टर्मिनोलॉजीज तक की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं दोस्तों। 35 टर्मिनोलॉजीज तक की वीडियो अभी चैनल में कोर्स में रिकॉर्डेड है। इसके बाद 36 परसिवरेंस, 37 पैट्रियोटिज्म, 38 लीडरशिप और 39 ऑनेस्टी। उसके बाद 40 डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, 41 कमिटमेंट, 42 रेड टेपिज्म, 43 ग्रेटिट्यूड, 44 सिंप्लिसिटी, 45 ह्यूमिलिटी और 46 लॉयलिटी। उसके बाद 47 डिस्क्रिमिनेशन, 48 प्रिजुडाइस, 49 रेजिलियंस, 50 इंट्यूशन, 51 स्टीरियोटाइप, 52 पैशन, 53 इनोवेशन, 54 राइटियसनेस और 55 प्रैग्मेटिज्म। और उसके बाद 56, 57, 58 ओवरफिशंस, मिसफिशंस और मालफिशंस। फिर 59 क्लाइंटलिज्म, 60 फेवरेटिज्म, 61 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 62 एक्सीलेंस, 63 डिटर्मिनेशन, 64 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 65 मॉडेस्टी और 66 विजडम। इनके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं दोस्तों और आज आपको मेंटरशिप कोर्स में मिल जाएंगे। तो एथिक्स बहुत स्पीड में चालू है। 66 टर्मिनोलॉजीज आर अपलोडेड, आज अपलोडेड आपको मिल जाएंगी। इन टर्मिनोलॉजीज को आप मेंटरशिप कोर्स का जो एक फोल्डर है, एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज, इसमें भी पा सकते हैं। और एथिक्स का एक अलग से भी कोर्स लॉन्च हो रखा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो लोगों ने मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको एथिक्स का अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एथिक्स का कोर्स मेंटरशिप कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ, सिर्फ एथिक्स का कोर्स जो लोग रेफर करना चाहते हैं, मेंटरशिप कोर्स में नहीं आना चाहते हैं, वो ओवरऑल एथिक्स का कोर्स अलग से ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये मेंटरशिप कोर्सेज की वीडियोस आप देख सकते हैं www.harshidvedi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन, ये मेरी ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मेरी ऐप और वेबसाइट में मिलेगी। साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी। तो चलिए साइंस एंड टेक की पहली न्यूज, और इस पर्टिकुलर पहली न्यूज में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा।
चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग 2019 में हो गई फेल और 3 यहां पे एरर्स हुए एक सेशन में। अगर इन 3 एरर में एक एरर भी नहीं होता, केवल 2 एरर होते, तो भी चंद्रयान 2 2019 में सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन 3 एरर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के चलते चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई थी। 22 जुलाई 2019 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को मिशन मून के लिए। 20 दिन बाद 14 अगस्त को अ सीरीज ऑफ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के मून की तरफ जाता है और 6 दिन बाद चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया जाता है लूनर ऑर्बिट में। फाइनली 2 सितंबर को जो विक्रम लैंडर है वो ऑर्बिटर से अलग होता है, 2D ऑर्बिट मैन्यूवर्स करता है और 6 सितंबर को मून की सरफेस पे डिसेंट करता है। अब देखिए, डिसेंट एज प्लान चल रही थी, लेकिन जब ये पर्टिकुलर विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर ऊपर था मून की सरफेस से, तब इसका जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड स्टेशन से थोड़ा टूटता हुआ सा लगता है और बाद में ये विक्रम लैंडर क्रैश लैंड कर जाता है मून की सरफेस पे। जब इसकी क्रैश लैंडिंग हुई तो इसरो ने यहां पे एक प्रॉपर टीम बनाई, नेशनल लेवल फेल्योर एनालिसिस कमिटी टीम बनी, जिसको लीड कर रहे थे वी नारायण साहब, जो कि डायरेक्टर हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी के। और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए इसरो से, नेशनल इंस्टीट्यूट से। इन्होंने ओवरऑल फेल्योर को स्टडी करने की कोशिश की साइंटिफिक बेसिस पे और इन फेल्योर के दम पे करेक्शंस करने की यहां पे बात हुई। और इस कमिटी ने 3 मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया, 3 क्रूशियल मिस्टेक्स, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया। और देखिए, चंद्रयान 2 की क्रैशिंग अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट थी दोस्तों, क्योंकि 2019 से लेकर 2023 हो गया हमको वही क्रैश लैंडिंग दोबारा करने में, समझ गए। तो ओवरऑल साइंटिफिक एडवांसमेंट के फील्ड में 4 साल बहुत मैटर करते हैं और हम ये 4 साल खो गए। इन 3 गलतियों को पॉइंट आउट किया गया। देखिए क्या गलतियां थी। 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं मून की सरफेस पे टच डाउन करने के लिए। एक फेज होता है रफ ब्रेकिंग फेज, एक होता है एटीट्यूड होल्ड ओरिएंटेशन फेज, एक होता है फाइन ब्रेकिंग फेज और एक होता है लैंडिंग फेज। अब जो रफ ब्रेकिंग फेज होता है ना, इसमें जो लैंडर की वेलोसिटी होती है, अब चंद्रयान 2 में जो पहला रफ ब्रेकिंग फेज था ना, उसमें जो लैंडर की वेलोसिटी थी, जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे उसको रिड्यूस करना था, उसमें सक्सेसफुल हुआ था इसरो। लेकिन जब टचडाउन बिगिन हुआ और सेकेंड फेज में एंट्री मारी हमारे विक्रम लैंडर ने 2019 में, द एटीट्यूड होल्ड ओरिएंटेड फेज, उस समय पे थ्रस्ट को हाफ लेवल पे लेके आना था, लेकिन जो थ्रस्ट है वो हाफ लेवल पे आ नहीं पाया, ओवर थ्रस्ट यहां पे हो गया। तो बेसिकली जो इंजन से उनको कमांड दी गई थी हाफ थ्रस्ट करने की, बट इंजन ने प्रॉपर हाफ थ्रस्ट दिया नहीं, जितना थ्रस्ट दिया गया वो हाफ से बहुत ज्यादा था, जिसके चलते यहां पे जो डिस्पर्जन लेवल था वो बिगड़ गया। ओके, प्री फ्लाइट स्टिमुलेशंस में थ्रस्ट के हिसाब से डिस्पर्जन लेवल के कुछ आप कह लो पैमाने तैयार किए गए थे, कुछ ग्राफ्स तैयार किए गए थे। वो डिस्पर्जन लेवल का जो ट्रेजेक्टरी थी वो फेल हो गई। ठीक है ना भाई, ये एक्सप्लेन किया था डॉक्टर के सिवान साहब ने, जो कि चेयरमैन थे इसरो के जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। यहां पे जो गाइडेंस सिस्टम था, ओके, was supposed to have half the thrust। गाइडेंस सिस्टम को यहां पे थ्रस्ट को आधा करना था, लेकिन गाइडेंस सिस्टम यहां पे माल फंक्शन कर गया। गाइडेंस सिस्टम डिजाइन नहीं था टू हैंडल लार्ज डिस्पर्जन, क्योंकि डिस्पर्जन एकदम से ज्यादा हो गया थ्रस्ट के चलते, तो गाइडेंस सिस्टम यहां पे ज्यादा डिस्पर्जन के चलते प्रॉपर तरीके से विक्रम को कमांड ही नहीं दे पाया गाइड करने के रिस्पेक्ट। समझ गए बात को। और जब एटीट्यूड होल्ड फेज खत्म हुआ, अल्टीट्यूड और वेलोसिटी जितनी उस पर्टिकुलर हाइट पे होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। समझ गए बात को। तो गाइडेंस सिस्टम माल फंक्शन एक बहुत क्रूशियल एरर था। फिर जब फाइन ब्रेकिंग सिस्टम में पहुंचा, फाइन ब्रेकिंग डिसेंट वाले फेज में पहुंचा चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर, तब जो एरर्स थे बहुत ज्यादा थे और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। वेलोसिटी और एल्टीट्यूड में बहुत तेजी से चेंजेस करने थे, लेकिन कंट्रोल सिस्टम वहां पे इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया गया था एक ऑप्टिमम वेलोसिटी और डिस्पर्जन के हिसाब से चीजों को हैंडल करने के लिए, और यहां पे वेलोसिटी और डिस्पर्जन दोनों ही बिल्कुल हिले हुए थे फाइन ब्रेकिंग फेज में। तो ओवरऑल सही समय पे कंट्रोल सिस्टम इसके गाइडेड डिसेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और जब तक कंट्रोल करने की हालत में आता तब तक ओवरऑल ये विक्रम लैंडर मून की सरफेस पे जाके टकरा चुका था, ये क्रैश कर चुका था मून की सरफेस पे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर 2019 के क्रैश की 3 मिस्टेक्स बताई गई। एक तो जो थ्रस्ट था, डिस्पर्जन लेवल था, वो जितना एज्यूम किया गया था डिजाइन के हिसाब से उससे ज्यादा था। दूसरा, गाइडेंस सिस्टम में यहां पे एक फ्लॉ निकल के आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा डिस्पर्जन के चलते गाइडेंस सिस्टम ने यहां पे काम ही नहीं किया। तो कंट्रोल सिस्टम भी यहां पे फेल हो गया। देखिए अब क्या है, गाइडेंस सिस्टम फेल हो गया, डिस्पर्जन ज्यादा हो गया, और उसके बाद जो एटीट्यूड और वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको कंट्रोल में लाने के लिए कंट्रोल सिस्टम यहां पे तैयार ही नहीं था। तो चंद्रयान 2 सिस्टम
मिशन ही सक्सेसफुल हो सकता था अगर इन तीन में से कोई भी एक गलती ना होती। लेकिन अगर तीनों गलतियां हो गई तो तीनों के कंसोलिडेटेड इफेक्ट के चलते ये चंद्रयान 3 यहां पे फेल हो गया। तो सॉरी, चंद्रयान 2 फेल हो गया। तो चंद्रयान 2 की लर्निंग से इसरो ने इन तीनों गलतियों में मेजर करेक्शंस यहां पे किए और उन मेजर करेक्शंस के साथ साथ कुछ और चीजें यहां पे की गई। जैसे कि यहां पे अगर आप देखो, एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया, सेंसर्स और स्ट्रॉन्ग लैंडर लेग्स प्रोवाइड किए गए विक्रम लैंडर को, ताकि अगर लैंडिंग वेलोसिटी स्ट्रांग हो तो ये लेग्स उस चीज को झेल सके। समझ गए बात को। अब वो अलग बात है कि भाई इससे 250 केजी लैंडर का वेट बढ़ गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इस चीज को टैकल कर पाए। जो चंद्रयान 3, वो एक ऑर्बिटर को नहीं लेके जा रहा था अपने प्रेडिसेसर। देखिए, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी मून के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 3 में ऐसा कोई ऑर्बिटर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कल की डेट में अगर इसरो को अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाना है मून के सरफेस पे, तो ऑर्बिटर भी हमको लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मून है, मून के चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा ऑर्बिटर, और इस ऑर्बिटर में से एक लैंडर निकलेगा और मून की सरफेस पे लैंड करेगा। अब अगर उस एस्ट्रोनॉट को वापस आना है तो उस लैंडर से ही फिर उड़ के वो एस्ट्रोनॉट वापस उस ऑर्बिटर के साथ जुड़ेगा और वो फिर ऑर्बिटर वापस अर्थ तक की जर्नी करेगा। समझे आप बात को। तो ये सारी चीजें कंबाइंड तरीके से यहां पे काम करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर था नहीं, सिर्फ लैंडर को हमें मून की सरफेस तक पहुंचाना था। तो जो एक्स्ट्रा लैंडर का 250 किलो का वजन था वो ऑर्बिटर के ना होने के चलते चंद्रयान 3 ने आराम से टैकल कर लिया। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज है, चंद्रयान 2 में एक सेंट्रल इंजन बनाया गया था। यहां पे ओवरऑल चंद्रयान 3 में 2 इंजन डाले गए थे। एक सेंट्रल इंजन इसलिए बनाया गया था चंद्रयान 2 में, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय पे साइंटिस्टों ने यह बोला कि अगर 2 इंजन हो गए तो एक इंजन से उड़ने वाली धूल दूसरे इंजन में घुस के उसको माल फंक्शन कर सकती है। लेकिन बाद में शायद यहां पे कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे ओवरऑल इसरो को समझ में आया कि 2 इंजन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो बेसिकली चंद्रयान 3 में 2 इंजन थे, चंद्रयान 2 में एक सेंट्रल इंजन था। ठीक है, तो ये ओवरऑल साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि क्यों भाई चंद्रयान 2 यहां पे फेल हो गया, तो क्यों यहां पे चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। फिर अगला, इंडिया रिपोर्ट्स फ्यूअर पीपल विद ऑर्फन डिजीजेस। ये क्या है भाई? ऑर्फन डिजीज मतलब निगलेक्टेड डिजीजेस, या फिर कह लो आप रेयर डिजीजेस। देखिए, जब भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं सेहत के बारे में, तो फ्यू कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बात होती है, जिसमें डायबिटीज वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ब्लड प्रेशर की आप बात करते हो, हार्ट रिलेटेड डिजीज की बात करते हो, बट अमूमन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से सफर करने वाले लोग हमें चारों तरफ दिख ही जाते हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट्स है जो कि सबको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि कम लोगों को परेशान हो करती हैं, लेकिन जब वो परेशान करती हैं तब वो ज्यादा परेशान कर देती हैं। इनको आप ऑर्फन डिजीज बोलते हो, या रेयर डिजीज बोलते हो, या नेग्लेक्टेड डिजीज बोलते हो। तो एक रेयर डिजीज की क्या परिभाषा है कि इसका एक केस होगा 10,000 की आबादी में। तो ये जो टर्म होता है ना ऑर्फन डिजीज, ये बहुत सारे रीजन से एप्ट है। चूंकि भाई देखिए, चूंकि ये डिजीजेस रेयर हैं तो इनको डायग्नोस करना मुश्किल है। यंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो भी नए नए डॉक्टर बने या इंटर्न बने हैं, ओवरऑल उन्होंने तो एक भी पेशेंट इन डिजीज का देखा भी नहीं होगा, क्योंकि कम पेशेंट्स होते हैं इन डिजीज के। और इंडिया के अंदर ओवरऑल अगर पेशेंट्स ज्यादा भी हैं, ओवरऑल इन डिजीज की डायग्नोसिस ना के बराबर है, रिपोर्ट ही नहीं होती। समझ गए। तो अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है, इन डिजीज के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही, जीनोमिक टेक्नोलॉजीज आ रही जिनके बेसिस पे इन रेयर डिजीज को डायग्नोस किया जा सकता है। अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी दुनिया भर की कंट्रीज की प्रमोट कर रही इन्वेस्टमेंट्स, ताकि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स बनाए जा सके इन निग्लेक्टेड इलनेसेस के लिए। और इन मूव्स के बेसिस पे ऑर्फन ड्रग्स बनाने की बात की जा रही है। ऑर्फन ड्रग्स मतलब वो दवाइयां जो कि ऑर्फन डिजीज से सफर करने वाले लोगों को, नेग्लेक्टेड डिजीज से सफर करने वाले लोगों को क्योर कर सके। 2009 से लेकर 2014 के बीच में जितने भी अप्रूवल्स दिए हैं एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए ने, उसके आधे ऑर्फन डिजीज से रिलेटेड हैं, रेयर एलिमेंट्स और कैंसर से रिलेटेड हैं। इन पर्टिकुलर थेरेपीज की जो कॉस्ट है वो प्रोहिबिटेड है इंडियन एस्टिमेट्स में। इंडिया के अंदर ओवरऑल जो लोग ऑर्फन डिजीज से गुजर रहे हैं, सालाना उनका 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो सकता है। ग्लोबल नंबर्स ये बोलते हैं कि लगभग 7,000 रेयर डिजीज हैं दुनिया भर में, जो 30 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती है। इस हिसाब से इंडिया में कम से कम 7 करोड़ लोग इन रेयर डिजीजेस से गुजर रहे हैं, बट डॉक्यूमेंटेड केसेस डिजीजेस के इंडिया के अंदर केवल 5,000 है। तो 7,000 किस्म की रेयर डिजीजेस हैं और इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंटेड रेयर डिजीज केवल 500 हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि रेयर डिजीज, ऑर्फन डिजीज से गुजर रहे हैं, बट हमको पता ही नहीं कि वो ऑर्फन डिजीज से गुजर रहे हैं। इनफ एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है नहीं कम्युनिटीज को जिसमें रेयर डिजीज कर करती हैं। सोफिस्टिकेटेड क्लिनिकल जीनोमिक टूल्स जरूरत होते हैं इन डिसऑर्डर्स को, मतलब आप कह लो डिसऑर्डर्स को कंफर्म करने के लिए। गवर्नमेंट की जो नेशनल पॉलिसी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, इसने रिसेंटली कुछ चीजें करनी शुरू की। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर जो डिजीज प्रिवेल करते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया,
ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सिटीजनशिप के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बेसिकली हाईलाइट करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस को ऑर्फन डिजीज को लेके। जैसे डार्ट की बात करो, डिस्ट्रॉफी एनिहिलेशन रिसर्च ट्रस्ट, ये एक बॉडी बनाई गई है पेरेंट्स ऑफ पेशेंट्स के द्वारा जो कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से गुजर रहे हैं। इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर जो पेल्विस की मसल्स है ना वो वेस्ट होने लगती हैं एक बच्चे के अंदर 3 साल की उम्र से ही। तो आईआईटी और एम्स के साथ मिलकर जोधपुर के अंदर इस पर्टिकुलर ट्रस्ट ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे कि एफिशिएंट और पर्सनलाइज्ड एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लिक बेस्ड थेरेपॉटिक रेजिमेंट शुरू किया जा सके इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। तो बेसिकली छोटे मोटे स्केल पे इस एग्जाम्पल से आप कह सकते हो कि हाँ भाई ऑर्फन डिजीज को लेके, नेग्लेक्टेड डिजीज को लेके लोग इंडिया के अंदर एक्शन ले रहे हैं, बट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन डिजीज को इंडिया के अंदर नहीं ट्रीट किया जा रहा है। और वो बहुत ऑब्वियस है दोस्तों, इंडिया के अंदर जो रेगुलर डिजीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इन्हीं को टैकल नहीं कर पा रहे हमारे देश के लोग। तो इतनी तगड़ी डिजीजेस, मतलब आप कह लो तगड़ी इन द सेंस की जिनको डायग्नोस करना इतना मुश्किल है, जो इतनी रेयर है उनको पकड़ पाना तो अपने आप में मुश्किल है। लेप्रोसी की बात की जाए तो लेप्रोसी का इंसिडेंस रेट इंडिया के अंदर 0.45 है पर 10,000 पॉपुलेशन, तो इसको आप एक रेयर डिजीज बोल सकते हो। लेकिन अभी भी इस डिजीज के रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, समझ गए। तो लेप्रोसी का अच्छा एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे ये पता किया जा सकता है कि रिसर्च से हम ऑर्फन डिजीजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए। अभी रिसेंट रिसर्च की गई सिंथेटिक एंटीबायोटिक राइफापेंटीन के ऊपर, जिसको ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो सिंगल डोज है अगर वो एडमिनिस्टर की जाए हाउस होल्ड रिलेटिव्स को, पेशेंट लेप्रोसी पेशेंट के, तो लेप्रोसी उनको नहीं होगा। तो बेसिकली अगर किसी घर में किसी को लेप्रोसी है और दूसरे वाले लोगों को अगर आपने ड्रग दे दी तो उनको लेप्रोसी नहीं होगा। तो बेसिकली ओवरऑल इन पर्टिकुलर रेयर डिजीज को लेकर अवेयरनेस के बेसिस पे अगर हम चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करें तो हम इन चीजों के फैलाव को, इन बीमारियों के फैलाव को रोक सकते हैं। तो लेप्रोसी फ्री इंडिया बनाने का जो टारगेट है 2027 तक, उसको भी पूरा किया जा सकता है। मेंटरशिप कोर्स के बारे में शुरुआत में आपको बता चुका हूं, आप चाहें तो दोस्तों ऑप्ट आउट कर सकते हैं, काफी मेहनत से बनाया गया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। अब भैया करंट अफेयर्स में मैं आपको पहले बता दूं G20 और G20 जैसे समिट्स की खास बात दोस्तों ये है कि ये लोग ऊपर ऊपर से चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी अगर G20 ने यहां पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस का सिद्धांत दिया, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस में स्पेसिफिकली क्या होगा, जितनी भी कंट्रीज इस अलाउंस में ज्वाइन कर रही है वो बाद में नेगोशिएशंस के बेसिस पे पता करेंगे। अभी तो बस ये बोल दिया गया कि हाँ भाई ये कैसे अलायंस बनाया जाएगा। तो फाइनली G20 ने यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को क्लिंच कर लिया है। जो ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई प्रॉपर जनरल स्टेटमेंट नहीं आएगा, एक आउटकम डॉक्यूमेंट या समरी स्टेटमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। ओवरऑल G20 में एक अनएक्सपेक्टेड अर्ली ब्रेक थ्रू देखने को मिला है इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर। G20 मेंबर्स एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए मान गए हैं, कंसेंसस आ गया है। यूक्रेन के पैराग्राफ्स को लेके अपनी पोजीशन को वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है। रशिया के ऊपर वो ज्यादा टफ स्टांस नहीं ले रहे हैं अपने स्टेटमेंट को लेके व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन वॉर। अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को भी इस पर्टिकुलर G20 की ग्रुपिंग के अंदर ज्वाइन किया जा रहा है। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है यहां पे एक शिफ्ट दिखाया जा रहा है ना, पोजीशन टेकन बाय यूएस, यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज। तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज जो यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया के अगेंस्ट टफ स्टांस ले रहे थे, इस टफ स्टांस को डेफिनेटली इन्होंने यहां पे थोड़ा मेल्ट डाउन कर दिया है, थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है उसकी एक बड़ी वजह है इंडिया ने इन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला होगा कि G20 आपकी जिद के चलते ओवरऑल फाइनल डॉक्यूमेंट बर्बाद हो सकता है। और अगर इंडिया के साथ इन कंट्रीज ने कॉपरेट नहीं किया तो अगले साल ब्राजील, यूएस, जब यहां पे G20 होगा इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर, तब इंडिया कॉपरेट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस बात है सारी कंट्रीज यहां पे लाइन पे आ गई होंगी। तो जो भी यहाँ पे डिप्लोमैट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई फाइनल ब्रेक थ्रू आ गया है एक ऐसे प्रपोजल पे जिसको इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे बड़े स्केल पे साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडोनेशिया का सपोर्ट आया है, जिसके चलते जो फाइनल आप कह लो डॉक्यूमेंट है G20 समिट का, इसको यहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है। तो मोदी जी ने बोला कि हमारे पास एक गुड न्यूज है। हालांकि मैं बता दूं आज 10 सितंबर आखिरी दिन है और आज के एंड तक अगर चाइना का वीटो नहीं पड़ता है तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। लेट्स सी क्या हो क्या आता है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी का बोलना है कि एक की मूवमेंट इन द क्वेस्ट फॉर क्लीन एनर्जी। तो इंडिया ने सैटरडे को लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 नेशंस को यहाँ पे अर्ज किया है कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए और ओवरऑल एक पेयर लिए ताकि आप 20% ब्लेंडिंग करें इथेनॉल की पेट्रोल के अंदर। इससे क्या है कि भाई ओवरऑल जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं वो थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे।
इस अलायंस को लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा G20 समिट में। ओवरऑल जो बाइडेन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इनिशिएटिंग मेंबर्स में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूएस, कनाडा, सिंगापुर भी ऑब्जर्वर कंट्रीज की तरह यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये वाटरशेड मूवमेंट मार्क करता है इन आवर क्वेस्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो मोदी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मेंबर नेशंस को थैंक यू बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हो ओवरऑल इस पर्टिकुलर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। इससे पूरे ग्लोबल लेवल पे इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% बढ़ाने का हमारा टारगेट होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जो अलायंस है ना, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में बढ़ाएंगे। दुनिया भर में जहां पे भी इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, 10%, 30% की जाएगी, तो उसके साथ बोला जाएगा कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया है। तो हो सकता है कुछ बाकी कंट्रीज को बहुत बढ़िया न लगाओ कि हाँ भाई, ये इनिशिएटिव तो हम अपनी कंट्री में भी चला रहे हैं, बट G20 के प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के इंडिया सारा क्रेडिट खुद खा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंट्रीज बोल रही हूँ, बट ओपनली यहाँ पे किसी ने पर्टिकुलर इस इवेंट को अपोज नहीं किया। फिर इसके साथ मोदी जी ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे शुरू करना चाहिए, और लीडर्स को बोला है कि हमें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पे काम करना शुरू करना चाहिए। समझिए, मोदी जी ने यहाँ पे बोला कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो एक सिग्निफिकेंट नीड है 21वीं शताब्दी की। जो दुनिया है वो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज की वजह से बदल रही है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद है इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए, और डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इंडिया के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं साउथ, ग्लोबल साउथ की, उनका भी यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने पॉजिटिव टेंट दिखाया है इस पर्टिकुलर ग्लोबल बायोफ्यूल अनाउंस को लेके। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि हाँ भाई, प्रति साल जो $100 बिलियन है वो हम देंगे। 2023 में पहली बार ऐसा होगा कि साल में $100 बिलियन की एक्चुअल मदद इनकी तरफ से आएगी। $100 बिलियन का प्रॉमिस 2010 में किया गया था, आज तक कभी इसको पूरा नहीं किया गया। ठीक है। फिर फाइनेंस ट्रैक में G20 की मीटिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की बात की जा रही है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की स्ट्रेंथनिंग की बात की जा रही है, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की इंक्लूड की जाए, यूज ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंडिया टैक्स स्टैक को यहां पे इस्तेमाल करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। ये सारी बातें ओवरऑल यहां पे करी गई हैं। फिर और बोल बच्चन टाइप की यहाँ पे बात हो रही, जैसे कि एंडोर्समेंट ऑफ अ G20 रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑन कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ओवरऑल G20 के फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक की और स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें यह बोला जा रहा है कि रेगुलेशन रोड मैप फॉर क्रिप्टो करेंसीज और बोस्टर करने के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को मोरक्को में जो बातचीत है उसको कंटिन्यू किया जाएगा आगे। ठीक है। ओके, जब अगली G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होगी माराकेश में, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग के समय पे, वर्ल्ड बैंक के समय पे, IMF और वर्ल्ड बैंक की जब ऑटम मीटिंग्स होगी माराकेश में, तो उस समय पे G20 कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे वो वहां पे प्रेसिडेंट होंगे। तो बेसिकली एमडीबी के आप कह लो फ्रेमवर्क को स्ट्रांग करने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन के लिए बातचीत को वहां पे जारी रखा जाएगा। तो कुल मिला के G20 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन और एमडीबी की स्ट्रेंथनिंग को लेकर एक मुहिम सी छेड़ दी है। अब उस मुहिम के ऊपर आगे आने वाली मीटिंग्स में बातचीत होती रहेगी। अभी के लिए कुछ कॉन्क्रीट रेगुलेशन यहां पे निकल के आया नहीं है, बट क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के ऊपर बातचीत, ये जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 की, इस समय पे शुरू हुई है। बस ये बात यहां पे निकल के आती। फिर भाई, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन बोल रहा है कि ज्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत है ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। तो जो G20 का लीडर डिक्लेरेशन है, इसने पहली बार इस बात को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है कि क्वांटम जंप की जरूरत है फाइनेंस करने के लिए नेसेसरी चेंजेस को, ताकि पूरी दुनिया को एक रेन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी की तरफ लेके जाया जा सके। इस डिक्लेरेशन में बोला गया है कि 2030 आने से पहले 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो नेट जीरो की तरफ और रेन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन की तरफ बढ़ सके। और साथ साथ हर साल 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को 2030 तक इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर हमको 2050 तक नेट जीरो के मोमेंटम पे पहुंचना है। तो 2050 तक अगर नेट जीरो पहुंचना है तो 2030 तक हर साल 4 ट्रिलियन डॉलर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे खर्चना पड़ेगा। और उसके साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स देना पड़ेगा 2030 से पहले इन टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये जो G20 का प्रॉमिस है टू रीच नेट जीरो, जहां पे कोई भी नेट कार्बन एमिशंस एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा ना हो,
जितना आपने कार्बन एमिशन किया है उतना एटमॉस्फेयर की कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो इसमें यह भी बोला जा रहा है कि हर कंट्री को इक्वली कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट यहां पे लगाया जाएगा। लेकिन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को अक्सर कर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो रिफ्यूट करती हैं, वो बोलती हैं कि आज की डेट में पॉल्यूशन डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज की वजह से हो रहा है, तो हम अकेले के लिए सारा यहां पे भार क्यों ले। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कि किस हद तक डेवलपिंग कंट्रीज पैसा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। $100 बिलियन प्रति साल ट्रांसफर करेंगे ऐसा 2010 में बोला गया, लेकिन कोई ग्रांट के फॉर्म में तो बहुत कम पैसा आया, बहुत सारा जो आया वो लोन के फॉर्मेट में आया। और 2023 में पहली बार ऐसा होगा कि एक्चुअली में $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज के पास जाएगा। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी अनाउंस किया था कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन यह पर्टिकुलर अनाउंसमेंट भी इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया को किस हद तक डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेवलप्ड कंट्री से मिलते हैं। तो जो डिक्लेरेशन है वो ये बोलता है कि 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है रिलेटिव टू 2019 लेवल्स। तो 2019 में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है 43% कम करना है 2030 तक, और ग्लोबल पीकिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की 2025 तक होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तभी 2050 तक आप नेट जीरो के टारगेट पे पहुंच सकते हो। G20 के कम्युनिके में यह भी बोला गया है कि ट्रिपलिंग करनी पड़ेगी आपको रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की 2030 तक, और वॉलंटरीली डबल करना पड़ेगा रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को 2030 तक। जो 3 गुना करना है आपको रेन्यूएबल एनर्जी और एक्सेस टू लो कॉस्ट फाइनेंस को, ये $4 ट्रिलियन लगभग पहुंचेगा एनुअली, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पे बताया। तो काफी कुछ यहां पे इस डिक्लेरेशन में बोला गया है। अब भाई देखिए, आपने डिक्लेरेशन तो कर दिया, बट इस डिक्लेरेशन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस बात को लेके डाउट। इंडिया सऊदी अरेबिया ने यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ मिलकर लॉन्च किया है PGII और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो ट्विन इनिशिएटिव्स यहां पे लॉन्च किए गए हैं, ये तब लॉन्च किए गए जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के अंदर पहुंचे। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि वी लुक फॉरवर्ड to the integration of the initiative and the economic corridor project which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. ऐसा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने रिमार्क में बोला। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन कमीशन की उर्सुला वॉन डर लेयर, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहां पे भाषण दिया। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स के साथ साथ ओवरऑल जो सामंजस्य, जो आप कह लो हार्मोनी है, वो भी यहां पे बढ़ेगी। इमैनुअल मैक्रोन साहब ने क्या बोला कि इनिशिएटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड सेड आवर इंटेंशन इज एज वेल टू मेक इट रियल एंड टू बी श्योर दैट दिस आफ्टर दिस कमिटमेंट वी हैव कंक्रीट रिजल्ट एंड स्पेशली टू हैव फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड मीनिंग हैविंग नेट जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहली ऐसी ग्रीन ट्रेड रोड यहां पे बनाई जाएगी जिससे ओवरऑल दुनिया भर में जो ट्रेड रिलेशंस है वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और उनके जो क्लाइमेट इंपैक्ट हैं वो नेगेटिव होंगे। फिर भाई यहां पे सऊदी क्राउन प्रिंस ने बायलेटरल डेलीगेशन लेवल डिस्कशन मोदी जी के साथ भी किया और को चेयर किया फर्स्ट लीडर मीटिंग्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। तो यहां पे रिव्यू किया जाएगा उन 2 मिनिस्टीरियल कमिटीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को, जिसमें से एक है कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कॉपरेशन और एक है कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन। तो बेसिकली इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक सिनर्जी को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसको लेके तो बायलेटरल इंडिया सऊदी अरेबिया एंगेज कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो ग्रुपिंग बनाने की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन और यूएस को मिला के PGII, जिसको आप बोलते हो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में भी बातचीत हुई है। फिर भाई यहां पे वेस्ट बंगाल से एक न्यूज निकल के आ रही है। वेस्ट बंगाल ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र की सरकार की ज्यादा पसंद आई नहीं, तो उन्होंने अपनी ही एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दिया। अपनी एजुकेशन पॉलिसी में जो हायर एजुकेशन के लिए आप कह लो जो यहां पे प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेसिकली कुछ हद तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में वेस्ट बंगाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ वाकया नहीं रखती। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2023 की, इसमें बंगला को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक। तो इस पर्टिकुलर एजुकेशन काउंसिल के अंदर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कक्षा 5 से कक्षा 8 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा,
इसमें पहली लैंग्वेज होगी उस पर्टिकुलर बच्चे की मदर टंग। तो अगर नेपाली मीडियम स्कूल है तो नेपाली होगी, संथली मीडियम स्कूल है तो संथली होगी, राजवंशी मीडियम स्कूल है तो राजवंशी भाषा होगी। उसके बाद जो दूसरी भाषा होगी वो होगी बंगला राज्य की सरकार के अंदर, और जो तीसरी भाषा होगी वो होगी अंग्रेजी। तो बेसिकली हिंदी का इन्वॉल्वमेंट यहां पे टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो इनडायरेक्ट बेसिस पे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में डिस्करेज किया जा रहा है, कुछ ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है। कमेटी ने यहां पे रिकमेंड किया है कि बंगला को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक उन बच्चों के लिए जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनकी ओवरऑल मदर टंग कोई दूसरी है। अगर उनकी खुद की बंगाली है तो बात अलग है, समझ गए? तो फिर वो बंगाली के साथ इंग्लिश और हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन अगर वो नेपाली मीडियम के हैं तो उनको बंगाली सिखाई जाएगी, अंग्रेजी सिखाई जाएगी, हिंदी को सिखाने का जुगाड़ यहां पे कम हो जाएगा। फिर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी ने एक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, 5+3+3+4 सिस्टम को। तो 5+3+3+4 सिस्टम के बजाय ओवरऑल यहां पे वेस्ट बंगाल कह रहा है कि 5+4+2+2 सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हटाए जा रहे हैं उनको यहां पे रिटेन कर रही है वेस्ट बंगाल की सरकार। उनका बोलना है कि इस 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम एक बच्चे के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और 6% राज्य की डीजीपी को एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाएगा, ऐसा भी बोल रही है राज्य की सरकार वेस्ट बंगाल की। और केंद्र की सरकार से अपील करी कि इसके लिए हमें इनफ पैसे दीजिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने केंद्र की सरकार के सारे राज्यों को बोला है कि आप अपना सारा डाटा एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आओ। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर निडेर के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेट्स को बोल रही है कि विद्या समीक्षा केंद्र खोलिए। ये बेसिकली डिजिटल डाटा रिपोजिटरीज होंगी जहां पे जितनी भी एजुकेशनल स्कीम्स केंद्र की सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है और फ्यूचर में राज्य की सरकार की मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाई जाएंगी, वो सब ओवरऑल उनका रिलेटेड डाटा एक पोर्टल के अंदर आ जाए। तो यहां पे रेगुलरली अपडेट किया जाएगा पीएम पोषण मिड डे मील डाटा प्रोग्राम को, जो टीचर ट्रेनिंग डाटा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल का, जो टेक्स्ट बुक कंटेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का, स्कूल ड्रॉप आउट और अटेंडेंस से रिलेटेड डाटा, ठीक है, ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का जिसको यूडीआईएसई भी बोलते हो आप। फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि रेगुलेट करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे। इन सब डाटाओं को एक डाटा रिपोजिटरी विद्या समीक्षा केंद्र के अंदर राज्य की सरकार को लेके आना है, ऐसा केंद्र की सरकार ने बोला। और सिर्फ केंद्र की सरकार की स्कीम का डाटा नहीं, राज्य की सरकारों की स्कीम का डाटा भी लेके आना है। तो अभी के लिए केंद्र के लेवल पे एक वीएसके मतलब विद्या समीक्षा केंद्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, नेशनल एजुकेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के कैंपस में ऑपरेशनल है। यहाँ पे मल्टीनेशनल आईटी कंपनी अर्स्ट एंड यंग इसके ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सी क्यूब सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। फिर यहाँ पे 21 स्टेप फाउंडेशन करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको को फाउंड किया है फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नंदन लेनिकानी ने। ये भी एक एडवाइजरी रोल में यहाँ पे इन्वॉल्व है, इनकी कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के डाटा को अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीएसके प्लेटफॉर्म में डाला जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करके आप इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट को, और उस एक्सेल शीट के बेसिस पे ट्रेंड को एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हो। कल की डेट में एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू केंद्र की सरकार की स्कीमों को, राज्य की सरकार की स्कीमों को, जो भी अलग अलग राज्यों में इंप्लीमेंट की गई है, इनके डाटा को सिंक्रोनाइज करके फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की सरकार 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए हर राज्य को दे रही है इन वीएसकेस को स्टैब्लिश करने के लिए। समझ गए बात को? तो ये प्रोसेस है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड जैसे स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर वीएसके बनाने के प्रोसेस को शुरू भी कर दिया है। तो सारे डाटा को एक प्लेटफॉर्म पे लाके फ्यूचर एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है ना। 15 लाख स्कूलों, 96 लाख टीचर्स और 26 करोड़ स्टूडेंट्स के डाटा को कोरिलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में गुजरात ने बायोमेट्रिक्स भी इंस्टॉल कर दिए अटेंडेंस पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील स्कीम, राज्य की सरकारों के स्कीम के डाटा को एक जगह मिला के आप लेके आ रहे हो। अब वैसे तो देखा जाए स्कीम बहुत अच्छी, लेकिन कुछ राज्य की सरकारों को यहां पे अप्रीहेंशन हो सकता है। कुछ राज्य की सरकारें बोलेंगी कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों की स्कीम के दम पे भी जो पॉजिटिव फैक्टर होगा उस डाटा को एनालाइज करके अपनी मार्केटिंग करते फिरेंगे इलेक्शन के समय पे। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम और ये डाउट बहुत सी राज्य की सरकारों को यहां पे निकल के आएगा। लेट्स सी आगे यहां पे क्या होता है। हालांकि ये जो वीएसके केंद्र बनाने का जो आइडिया है आपका विद्या समीक्षा केंद्र का, ये डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में इसके लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड